नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वेल होंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एमएसपी को लेकर एमएसपी हमारे देश में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और हमारे देश के लिए कितने हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उसको कितना ज़्यादा एमएसपी ने बूस्ट कराया है। और साथ ही साथ दोस्तों कि एमएसपी का क्या रोल था और किस लिए महत्वपूर्ण है और किस किस लिए फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात को लेकर हमने जाना और थोड़ी समझने की कोशिश की हम। यदि अब दोस्तों मेरे पिछले के वीडियो को आप लोग देख नहीं पाए हैं तो देखे नहीं तो कृपया आप मेरे वीडियोस को जाके चेक करें, मेरे प्ले आउट में है, आप चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम एक और टॉपिक एनालिसिस करेंगे। आज की टॉपिक एनालिसिस में आते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मुद्दे हैं। आप लोग न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे कोरिया पेनिनसुला के लेकर। कोरिया पेनिनसुला जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। और कोरिया पेनिनसुला का विवाद क्या है, हम कोरिया पेनिनसुला में देखते हैं दोस्तों, दो इसमें कंट्रीज़ है। एक तो है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है साउथ कोरिया। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से विवाद चलते आ रहा है और ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और अभी न्यूज़ में ये सुनने में आ रहा है कि ये जो है एंड कर दिया गया, इस विवाद को जो है इतना इतना ज़्यादा युद्ध था उसको दोनों देश मिलकर जो है एंड कर दिया है। और इसी बात को हम देखेंगे कि दोस्तों इसका जो इस प्रकार की जो न्यूज़ आ रही है वो वास्तव में सही है या गलत है। ये ऑफिशियली जो है साउथ कोरिया के जो हेड है, स्टेट ऑफ हेड, उन्होंने ये बयान दिया है। तो दोस्तों लेकिन हम इस बात को जानेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ है क्या, जो सीज़ फायर होनी थी वो वास्तव में हुआ है कि नहीं। लेकिन हम इसको आज के मुद्दे को जानने से पहले हम इसके जो बैकग्राउंड है, इसके जो हिस्ट्री है उसको जानेंगे कि दोनों के बीच का मामला क्या है, विवाद किस लिए चल रहा है और क्यों चल रहा है। दोस्तों रही बात 1904 में, मतलब 1904 की बात है, जब जापान का राइज हो रहा था। अर्थात जापान जो है दोस्तों, आपको पता है कि जापान एक ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल था, ठीक है नहीं। लगभग लगभग वही 19 से लेकर 1945 तक काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसके पास हथियारे से आ गए थे, उनके पास सैन्य भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था और बहुत ज़्यादा उनके पास गोले बारूदें थी। इस प्रकार से जापान दिखने में बहुत छोटा है दोस्तों, उस कंट्रीज़ को 4 आइलैंड से मिलकर बना है। लेकिन इसके पास इतना ताकत हो गई थी दोस्तों, तब जब इन्होंने 1904 को जब इन्होंने देखा, उसके पड़ोस वाले देश एक पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला, तब जब उन्होंने वहाँ से कुछ ज़मीनों को हड़पने की कोशिश किया था। अर्थात जब वो अपने पेनिनसुला को देखा तो उन्होंने कोरिया की ओर प्रस्थान किया और कुछ पैसा लेकर आए, वहाँ फार्मर्स के रूप में जो है एक काम करने लग गए। और धीरे धीरे दोस्तों वो जापान जो है वहाँ के सभी जितने भी फार्मर्स थे, अर्थात कोरिया के जितने भी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि वहाँ के खाद्य के सामाने, वहाँ के जो कच्चे माल, इस प्रकार के जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ कोरिया के लोगों पर देखे, और उन्होंने फिर वहाँ उस ज़मीन को, उस कंट्री पर उन्होंने अपना सैन्य के द्वारा, सैन्य बलों के द्वारा जो है जापान ने जो वहाँ पर आक्रमण कर दिया। और अंतिम में ये होता है दोस्तों कि उन्होंने पूरे कोरिया पेनिनसुला को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बाद में ये होता है कि उन लोग धीरे धीरे वहाँ जापानी लोग खेती करने लगते हैं और खेती करने के कारण उनके बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। और इसी प्रकार उनका जो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता है कि उन लोग विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने लगते हैं और उनके पास फॉरेन जो धन होती है वो आने लग जाती है, फॉरेन करेंसी आने लग जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं। तो हो जाता है, इसी के बाद ये होता है दोस्तों कि वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि वो आसपास के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, अर्थात चाइना हो गया, और चाइना पर विशेष करके जो चाइना पर भी है, उन्होंने कब्जा कई हांगकांग
और ताइवान और कुछ मंचूरियन, ऐसे कुछ रशिया के भी कुछ हिस्सों को उन्होंने कब्जा करा। तो दोस्तों इतने ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जब वहाँ पर ये कब्जा हुई तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। वो कब्जा करने के बाद जापान वहीं पर अपना अड्डा जमा लिया और कई सारे कार्य को करने लग गया जापान ने। और यही बात रही है कि धीरे से वो 1904 से लेकर 1945 तक उन्होंने वहाँ कब्जा जमाए रखा। और आपको पता है द्वितीय युद्ध हुआ था तो जापान को हार का सामना करना पड़ा। यूएस ने वहाँ जापान के ऊपर जो हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया और वहाँ से जो है सेकंड द्वितीय वॉर जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ से और एक वॉर जो है फिर से हमको फेस करना पड़ता है, वो था शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर। एक कोल्ड वॉर इतना भयानक था दोस्तों। कोल्ड वॉर विशेष करके दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ा गया। एक तो रशिया था, यूएसएसआर उस समय होती थी, और यूएस के बीच में। ये दोस्तों अपने तो उन लोग को अपने पावर दिखाने के लिए या अपने आप को सुप्रीम इन द वर्ल्ड में करने के लिए तो अपने आप को वे कर रहे थे, अपने आप में लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों के बीच में खींचातानी चल रहा था। बट जो है उसके बीच में कई सारी कंट्रीज आके कई सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा कई सारे कंट्रीज़ को। दोस्तों यही बात है कि उसी प्रकार इस कोरियन पेनिनसुला पर भी पड़ा जब दो विचारधारा यहाँ फैली है। एक तो है सोशलिस्ट थी और दूसरा जो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो है पूंजीवादी जो होती है वो पूंजीवादियों को सपोर्ट करता है। सोशल्स जो है इसका भी एक अलग फंडा है दोस्तों। सोशलिस्ट विचारधारा जो होती है वो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। यही कारण था इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ा नहीं गया दोस्तों, बट इन लोग रशिया और यूएस के बीच में। तो यही इसी का परिणाम ये निकला कि वो कोरिया पेनिनसुला में भी इनका विचारधाराएं फैलने लगे। रशिया चाहता था कि कोरिया जो है मेरे साथ आए और यूएसएस चाहता था कि कोरिया जो है मेरे साथ आए। परंतु ये दोनों के बीच में इतना ज़्यादा खींचातानी हो गई यूएस रशिया के बीच में, उसी के चलते इनके कोरिया पेनिनसुला में जो कंट्रीज़ थी कोरिया में दो विचारधाराएं फैल गई। एक तो ऊपर जो होती थी नॉर्थ कोरिया कहते हैं आज, और जो साउथ कोरिया कहते हैं, उनके बीच में नॉर्थ कोरिया वाले चाहते थे उन लोग को सोशलिस्ट बने, रशिया के उधर जाए, और साउथ कोरिया वाले चाहते थे कि वो यूएसए के साथ जाए। इस प्रकार के दोनों के बीच में मतभेद हो गया और इतने ज़्यादा यही एक दोस्तों कि इनका एक विचार के कारण ही इनके बाय मिस्टेक या कहना यही है, कहना सही यही होगा कि इन दोनों के विचारधारा इतना ज़्यादा कोरिया के अंदर तोड़ दिए कि वहाँ सिविल वॉर होने लग गया, गृह युद्ध हुआ, और करीबन दोस्तों 5 मिलियन से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मर गए वहाँ पर कोरिया के लोग। और दोनों के बीच में इतने ज़्यादा गृह युद्ध हुआ कि एक दूसरे को मारने लग गए, काटने लग गए, जिसके कारण जो है वहाँ बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई। और बाद में यूएस और रशिया ने ये निर्णय लिया कि चलो अब इस युद्ध को समाप्त करते हैं, जो इसके कारण जो है कोरिया पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और कोरिया वाले से ये कहा गया कि चलो ठीक है, आप दोनों मतों के बीच में लड़ा जा रहा है, दो विचारों के बीच में एक हम यूएसए ने कहा कि हम एक ऐसे चुनाव कराएंगे कि आप किस साइड होना चाहते हैं। यदि आप रशिया की ओर जाना चाहते हैं तो और या फिर रशिया की ओर भी जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो यूएसए की ओर जाना चाहते हैं, आप दोनों डिसाइड करेंगे। एक वोटिंग होगी, वोटिंग सिस्टम होगी, और यही निर्धारित करेगी कौन किस साइड होगा। और यह भी निर्णय किया गया कि दोनों के बीच में जो है दो कंट्रीज़ में बढ़ जाएगी। तो वहीं से कुछ जो है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया वाले तो वोटिंग करना नहीं चाहे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोग रशिया के जैसे करें, हम सोशलिस्ट बने। और साउथ कोरिया वाले वोटिंग करना चाहते थे, परंतु ये दोनों के बीच में फिर से विवाद जैसे हो गया और उन्होंने चाहा कि उसके बाद हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे करके नॉर्थ कोरिया वाले चाहे कि हम अलग से रहेंगे।
और साउथ कोरिया वाले भी यही चाहे कि हम भी अलग से एक कंट्री के रूप में रहेंगे। तो दोनों के बीच में इस प्रकार की जो है बातें हुई और विवाद यहीं पर रोक लिया गया और वहाँ से दोनों को इस कोरियन पेनिनसुला को दो भागों में बांट दिया। उसको 38 पैरेलल बोलते हैं दोस्तों, जो डीमिलिटरीलाइज कर दिया। तो यही एक कारण था दोस्तों। और आगे जाके ये धीरे धीरे दोनों के बीच में आंतरिक जो विवाद थे, बीच बीच में युद्ध तो होते रहे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, और बहुत ज़्यादा युद्ध होने लगे, परंतु उस प्रकार का नहीं जिस प्रकार का 1953 में हुई थी। जब तभी 1953 में इसको दो भाग में बांट दिया गया, दो कंट्रीज में, तब से ये एक कोरिया कहलाया और साउथ कोरिया कहलाया। तो नॉर्थ कोरिया में आज हम जानते हैं कि दोस्तों किंग जोंग है, जो किसी के भी नहीं सुनता है, वो अपनी मन मर्जी का मालिक है और अपने हिसाब से सब चीज़ करना चाहता है। परंतु साउथ कोरिया को हम देखते हैं, साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो लोकतांत्रिक मूल्यों को या लोकतांत्रिक या लोगों की विचारों को मदद करते हैं या फिर विचारों की सम्मान करते हैं दोस्तों साउथ कोरिया में। यही कारण है कि जो आज साउथ कोरिया जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास उतने ज़्यादा शिक्षित या उतने ज़्यादा जो साउथ कोरिया के पास इकोनॉमी है उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यही एक कारण है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गए। ये भी परिणाम है दोस्तों शीत युद्ध का। और अभी चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी विशेष करके ये बयान तो सिर्फ साउथ कोरिया की ओर से आया है। साउथ कोरिया के जो पीएम है, जो हेड जो है, उन्होंने लास्ट उनका इस पॉलिटिकल एक एजेंडा है दोस्तों कहा जाए तो, क्योंकि जो साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है उनका जो कार्यकाल जो है समाप्त होने वाला है। और उन्होंने जब चुनाव लड़े थे तब उन्होंने अपने जनता से ये वादा किया था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है मैं शांति स्थापना करूँगा। और अभी तक दोस्तों वैसे कुछ देखने को तो मिला नहीं, काफ़ी दिनों से ये तो चर्चाएं चल ही रही थी और काफ़ी बीच में फिर से न्यूक्लियर वाला जो केस हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, ये प्रकार के मतलब खींचातानी हमेशा चलते रहता है। लेकिन जो है जिस प्रकार उन्होंने वायदे किए थे साउथ कोरिया के जो हेड ऑफ स्टेट था, उन्होंने जो अब गवर्नमेंट रिसेंटली जो है उन्होंने, लेकिन उसको निभाते हुए कहीं साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो लास्ट में उन लोग जाते जाते उन्होंने, उनका इच्छा यही है कि मैंने जो है जो वायदे किए थे आप लोगों से उसको मैंने पूरा कर लिया है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है दोस्तों, शायद ये हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा रही है। और विशेषकर जबकि नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, नॉर्थ कोरिया अभी तक इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि पूरे दुनिया भर की न्यूज़ जो खबर है न्यूज़पेपरों में छप तो रही है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो है वॉर का एंड हो चुकी है। आगे हम देखेंगे कि क्या है इसके मायने क्या निकलते हैं, अर्थात नॉर्थ कोरिया इसका क्या जवाब देता है दोस्तों। या ऐसे ये एक हम एक्चुअल डेटा तो नहीं कह सकते हैं दोस्तों, जब तक कि नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई स्टैंड या कोई स्टेटमेंट ना आए तब तक। तो इसके बाद के आगे हम इस बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे दोस्तों। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल को देखने के लिए।